हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक चेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल के बारे में। इकोनॉमिक चेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल की बात करें तो इनको जो है डिविजन्स की गई है इनकी, कि पहले तो जैसे कि ये आते हैं 1600 में और अपनी जो है इस्टेब्लिश करते हैं हुगली रिवर के पास, हुगली में मतलब है ना, हुगली रिवर के पास। और इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद धीरे धीरे मतलब ये ट्रेड जो अपना वो इंक्रीज़ करते हैं। फिर जो है ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो जो 1600 टू 1813 का जो टाइम पीरियड है इनका, या फिर ये करें 1600 टू 1757 का जो टाइम पीरियड है, वो तो है इनका ट्रेड का ही सिर्फ। और 1757 से बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है ये पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। तो फिर जो है ये क्या करते हैं, ये करते हैं फिर, और उधर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सिस्टम ब्रिटेन में और ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब जो है वो भी ये इस्टेब्लिश करते हैं सबसे फर्स्ट। यानी कि हम सबको पता है कि ब्रिटेन में ही होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उस वजह से भी जो है ये काफ़ी डेवलप्ड हो चुके होते हैं, तो इनको रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो इसलिए जो है 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है और ये पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, फिर ये जो है इकोनॉमिकली भी पूरा जो है इंडिया को लूट एंड प्लंटर का सोचते हैं। 1757 टू 1813 या 1813 तक की बात करें अगर, तो ये जो है समझते हैं लोगों की कंडीशंस वगैरह को और देखते हैं कि एनालाइज करते हैं। और फिर 1813 से 1857 तक जो है ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि भाई इनकी जो है मोनोपोली जो है वही होती है 1757 टू 1813 तक। फिर जो है मोनोपोली जो वो टूटती है और 1813 टू 1857 तक जो है इनकी जो है वो मतलब काफ़ी सारी जो है वो आ जाती हैं, जैसे कि डच आ जाते हैं, डेनिश आ जाते हैं, फ्रेंच आ जाते हैं, पोर्तुगीज जो हैं वो होते हैं यहाँ पे। तो इन सब कॉलोनीज़ जो हैं वो भी अपने अपने रीजन पे जो हैं रूल कर रही होती हैं। तो वो जो है वो अपने रीजन पे रूल करती हैं। और फिर जो है 1857 टू 1947 की बात करें तो भी ये फाइनेंस इम्पेरियलिज्म का फॉर्मूला जो है वो अपनाते हैं। तो मर्केंटलिज्म जब इनकी खुद की थी, मोनोपोली थी, और फिर 1813 टू 1857 जब इन्होंने जो है मर्केंटलिज्म जो हटा, और फिर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जो है फ्री ट्रेड मतलब जैसे कि फाइनेंस इम्पेरियलिज्म मतलब कह लो, फ्री ट्रेड नहीं, फाइनेंस इम्पेरियलिज्म जब इन्होंने मतलब जो है एस्टेब्लिशमेंट करनी स्टार्ट की जो है। क्योंकि लोग जो है इन्होंने देखा कि भाई अब ये 1857 में रिवोल्ट होती है, तो इन्होंने देखा कि भाई सिर्फ लूटने से ही पार नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। तो फिर ये कैनाल कॉलोनीज़ वगैरह जो है वो रखते हैं, डैम्स वगैरह बनवाते हैं, रेलवेज़ वगैरह जो है वो उनको लिंक जो है रेलवेज़ वगैरह उनका जो है लिंक वो इस्टेब्लिश जो है करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। पहले तो सिर्फ वही था ना 1853 में, तो मुंबई टू थाने ही मतलब जो है वो चली थी। तो ऐसे करके जो है चेंजेस जो है ब्रिटिशर्स वो करते हैं। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे मतलब कि भाई क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। ये तो ऑल ओवर मैंने आपको एक बार बता दिया। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ की बात करें अगर 1600 टू 1813 की, तो द ईस्ट इंडिया में बस एस्टेब्लिश विद एन एम टू ट्रेड विद इंडिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर इन रिटर्न दे वुड ब्रिंग गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस थिंग्स टू इंडिया। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड अप टू 1857, ठीक है ना, कि ये जो है 1757 तक चलती रही। फिर दिस काइंड ऑफ ट्रेड डिड नॉट हार्म द इंडियंस इन एनी वे बिकॉज इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन गुड्स गोल्ड एंड सिल्वर वुड फ्लो टू इंडिया, ठीक है। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया और इनकी पॉलिसी में चेंज आया इकोनॉमिकली, इनकी पॉलिसी में क्या चेंज आया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए था इनको, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। फिर सर्च ऑफ इनको न्यू मार्केट्स चाहिए था। क्यों चाहिए था? टू डिस्पोज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, जो वो वहाँ से बन के आए उनको फिर बेचें ये हाई अमाउंट में, वो चाहिए था। तो वो प्रॉब्लम जो है इनकी सॉल्व हुई इंडिया में। East India Company's economic policy had a bad effect in the sense that India's raw materials such as cotton, silk, yarn, food grain began to be exported to England, ठीक है। तो ये जो है वो एक्सपोर्ट होने लगा इंग्लैंड। इकोनॉमिक पॉलिसी
आफ्टर 1858 क्या रही? आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857 चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी हैपन for the security of the empire, to make the availability of raw material and to make the whole of India as the market of British goods, roads, railways and canals were developed. ठीक है ना, जैसे कि आपको बताया मैंने कि भाई थोड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हें डर सताने लगा कि कहीं फिर रिवोल्ट ना कर देंगे अगर हम कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश की अगर एग्रेरियन पॉलिसीज़ की बात करें हम, ये जो ट्रेड की होगी ना, ट्रेड इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड अगर बात करें एग्रेरियन से, तो इन्होंने जो है 3 सिस्टम्स जो हैं वो लागू किए थे। एक सबसे पहले किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो हमने पढ़ा भी था कि 1786 टू 1793 जिसका रूल रहता है, उसने फॉर्म किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो इसकी क्या क्या मतलब जो है एडवांटेजेस थी, तो ब्रिटिश एम्पायर जो है इससे स्ट्रॉन्ग हुआ, स्टेट इनकम बिकम फिक्स्ड हो गई थी, वेलफेयर स्कीम्स बाय सबॉर्डिनेट्स, इंक्रीज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या क्या थे इस सेटलमेंट के? पीजेंट्री को जो है वो इग्नोर किया था, ज़मींदार के साथ डायरेक्ट लिंक किया था, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस हुआ कंपनी को, क्योंकि ज़मींदार वो उनको उतनी अमाउंट देता नहीं था जो पीजेंट से लेता था। इंडस्ट्री को कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, और मेजॉरिटी ऑफ ज़मींदार्स वर नॉट सो पावरफुल दैट दे कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑल पीजेंट्स, बट दे हैड टू deposit the prescribed amount in the treasury. Thus income decreased as the expenditure increased. The zamindar had to sell their lands to the pay taxes. ठीक है, तो इन्हों को भी इन टैक्सेस लगते थे, क्योंकि ये जो है नहीं पे कर पाते थे, क्योंकि कुछ तो इलिटरेट वगैरह भी होते थे। टेनेंट्स की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, और कुछ जो अच्छे थे जिनको समझ भी थी थोड़ी, उनकी लाइफ जो है वो लग्जरियस होगी ज़मींदार्स की। और ये जो सिस्टम है वो सिर्फ बंगाल वगैरह साइड, जो ईस्ट साइड है, उसमें ही इम्प्लीमेंट हुआ था, ऑल ओवर इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर अगर साउथ साइड की बात करें तो इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने रियोटवाड़ी सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया। इसके क्या किया कि फार्मर एंड द गवर्नमेंट के साथ जो है लिंक जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। इसमें फिक्स हुई लैंड रेवेन्यू की इनकम जो है 20-30 ईयर्स के बीच में, उसके बाद मतलब चेंजेस करेंगे। और शेयर ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्सड, रेवेन्यू का जो शेयर था वो भी फिक्स हो गया 40 to 50% के बीच में। अब इसके मतलब क्या बोलते हैं फीचर्स की बात करें, द लैंड ऑफ ईच पीजेंट वुड बी मेजर्ड एंड हिज प्रोड्यूस वुड बी एस्टिमेटेड, ठीक है। अ सेपरेट सेटलमेंट वुड बी मेड विद ईच पीजेंट। 55% of total produce was fixed as state share। तो ये सब तो हैं फीचर्स। मेरिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश किया फार्मर्स के साथ गवर्नमेंट ने। पीजेंट्स हैड बिकम द मास्टर ऑफ द लैंड, ठीक है, वो मास्टर्स बन गए अब लैंड के। विद द इंक्रीज इन प्रोड्यूस द गवर्नमेंट कोड इंक्रीज द रेट ऑफ रेवेन्यू, वो रेट भी इंक्रीज कर सकती थी अगर प्रोड्यूस। द गवर्नमेंट वांट टू विन द सपोर्ट ऑफ द, क्योंकि ये क्या था, फिक्स किया था, परमानेंटली नहीं किया, मतलब वो तो जो किया था बंगाल वालों वो परमानेंट ही हो गया था, ये फिक्स किया था कि भाई, लेकिन अगर उन्हें लगे कि भाई हाँ तो फिर ये जो है इंक्रीज भी कर सकते थे रेवेन्यू। रियोटवाड़ी के डीमेरिट्स की बात करें, द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज वेरी लेजी, ठीक है। सेवरल पुअर पीजेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, तो जो है मनी लेंडर्स के अब जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई, और मनी लेंडर्स जो है वो अनड्यू एडवांटेज लेते थे पुअर लोगों का। रियोटवाड़ी सिस्टम डिस्ट्रॉय द रूरल कल्चर, ठीक है, इन्होंने रूरल कल्चर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अगर बात करें कैसे डिस्ट्रॉय किया, कि व्हेन द लैंड ट्रांसफॉर्म बाय ट्रांसफर टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट द सिस्टम इटसेल्फ डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास होती नहीं थी लैंड, और वो मतलब देते थे क्योंकि इलिटरेट वगैरह भी होते थे, पुअर भी होते थे, तो वो तो काम करेंगे नहीं जिनको दिए शिफ्ट। तो उससे क्या होता है कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, तो फिर ओवरऑल तो डिस्ट्रॉयमेंट हुई ना। महलवाड़ी की बात करें, ये आपके नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में, यूपी वगैरह साइड में, उस रीजन में जो है वो ये वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें क्या किया गया, रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/3 और 1/2 मतलब ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। ये भी सिस्टम जो है 30 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था।
और इसके जो है फीचर्स की बात करें वो ये थे कि द गवर्नमेंट ऑफिसर्स केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द होल कल्टिवेबल लैंड, द जमींदार्स वर इंटरेस्टेड ऑल राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड्स, तो ये जमींदार्स के साथ लिंक किया था। दिस सेटलमेंट्स वर मेड विद दोज जमींदार्स हु इन द पास्ट यूज्ड टू पे रेवेन्यू थ्रू तालुकदार्स, इनके साथ किया गया जो पहले रेवेन्यू देते थे तालुकदार्स को। दी वर प्रोमिस टू पे फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से उनको पेमेंट मिलती है 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, लैंड के टोटल रेवेन्यू का 18%। द ग्रुप ऑफ विलेजेस हैड टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द महल 2/3 शेयर वॉज फिक्स्ड एज रेवेन्यू, द रेस्ट 1/3 ऑफ द लैंड वॉज रिटेन्ड बाय द ओनर्स। 2/3 जो है वो सरकार है, 1/3 जो है वो ओनर लेगा। द टेन्योर ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, वो 30 ईयर्स मैंने आपको बता ही दिया। अब ड्रॉबैक्स क्या थे महलवाड़ी सिस्टम के, इसके ड्रॉबैक्स से इट वॉज डिफिकल्ट टू असेस द रेवेन्यू ऑफ ए महल प्रॉपरली, देयर यूज्ड टू बी सेवरल शॉर्ट कमिंग्स इन देयर असेसमेंट के जो है वो काफ़ी ड्रॉबैक असेसमेंट मतलब शॉर्ट कमिंग्स थे, काफ़ी डिफिकल्ट होता था उस असेस करना। इट वॉज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस विद द जमींदार्स एंड पीजेंट्स बिकॉज द शेयर ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 2/3, इट वॉज डिफिकल्ट टू पे सच ए हैवी टैक्स, ठीक है, हैवी टैक्स देना बहुत ही डिफिकल्ट था उस टाइम पे। In 1855 the rent was reduced to 1.5, जो है रेंट रिड्यूस किया गया 1/3 से हाफ हुआ। तो ये सब हैं क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़े फिर ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, इन सब कारणों के कारण, क्योंकि फीचर्स के साथ साथ मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स भी थे, ठीक है ना। तो फिर जो है इन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, उसका हम देख ही रहे हैं कि भाई क्योंकि मिलेट्स नहीं उगाए, इसके जो नुकसान ये हुए कि जो क्रॉप और सोयल है, मतलब जो है मेनली सोयल, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और ये आप देख लो मालवा रीजन ऑफ पंजाब में, वहाँ पे अब कैंसर के केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, ब्लड कैंसर वगैरह काफ़ी हो रहा है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के उस टाइम जो है फ़ायदे थे कि साहब उस टाइम तो मतलब इतने फ़ायदे थे बस पूछो मत। जैसे कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करो 1965 में, वीट और राइस यही उगाओ, क्यों उगाओ भाई, मेज़ कहाँ है, ठीक है ना, मिलेट्स कहाँ हैं, दालें कहाँ हैं, तो पल्सेस वगैरह ये मतलब ये सब चीज़ें रोटेट करके उगानी चाहिए थी ताकि कि सॉयल की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू वो इंक्रीज़ रहे, वो डिक्रीज़ ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से अब जो है जो सोयल है उस रीजन की वो ख़राब होगी, और लोगों के पास मतलब ज़मीनें काफ़ी हैं लेकिन वो फर्टाइल लैंड ही नहीं है। अब रूरल इंडेटनेस, क्योंकि मनी लेंडर्स को जो है वो से लेते थे पुअर पीपल, इसलिए जो रूरल इंडेटनेस है वो बढ़ गई। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अगर बात करें वो ग्रो हुआ, रेलवेज, ठीक है ना, रोड्स वगैरह जो है वो, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, जो लेकिन जो है इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे वो डिस्ट्रॉय हुए, क्योंकि इनकी खुद की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो लगने लगी और इनका जो है प्रॉफिट होने लगा इन्हें, तो और इंडिजिनियस लोगों को नुकसान होने लगा, क्योंकि इनके जो है फ़ाइन हो जाते थे। यहाँ रॉ मटेरियल यहाँ से बेच के, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से करके यहाँ पे जब आते थे तब हैवी अमाउंट में बेचते भी थे, और इनके लेकिन कपड़े जो है फिर वो फ़ाइन होते थे, और यहाँ वालों के जो है वो हाथ से बनाते थे तो उनके जो है कपड़े वो जल्दी टीयर अप हो जाते थे और अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे फिर, तो इसलिए फिर जूट मिल्स, मतलब ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो है वुड वाले कोई जूट मिल्स लगने लगी बंगाल साइड में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगने लगी जो कि है ये आपके झारखंड साइड में, जमशेद जी टाटा की जमशेदपुर में। फिर शुगर इंडस्ट्री लगने लगी, ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री रानीगंज वगैरह साइड में बंगाल के, कोल माइन इंडस्ट्री बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाली साइड में। ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन इंडस्ट्री लगने लगा, इंडिगो, कांगड़ा की जो टी है वो बहुत ही फेमस थी, और कॉफ़ी इंडस्ट्री लगने लगी साउथ इंडिया की, मैसूर वगैरह साइड की। तो ये जो है
मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ मतलब डेवलप हुई धीरे धीरे। इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने और खुद कुछ मतलब इंडियन जो प्राइवेट थे बिजनेसमैन्स वगैरह जैसे जमशेदजी टाटा वगैरह, उन्होंने मतलब निकाला कि भाई कैसे डेवलप किया जाए अब इंडस्ट्रीज़ को। तो उस चक्कर में इन्होंने जो है डेवलप करी, और ब्रिटिशर्स ने मेनली इसलिए डेवलप की ताकि खुद का प्रॉफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर हम कुछ नहीं करेंगे ग्रोथ तो कहीं ये दोबारा से रिवोल्ट ना कर दें। सो इस प्रॉपर पर्पज़ से जो है ब्रिटिशर्स ने भी कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा दी। सो ये सब था कि कैसे इकोनॉमिक चेंजेस वगैरह हुए अंडर द ब्रिटिश रूल। कल हम बात कर लेंगे सोशल कल्चरल मूवमेंट्स की कि कौन कौन सी सोशल कल्चरल मूवमेंट्स हुई। सो आज के लिए इतना ही। So thank you so much. Please like, share and subscribe and comment also. Bye.